अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सी एस एस 2023। फरवरी में जो सी एस एस का एग्ज़ाम आ रहा है उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये ना सिर्फ ऐसे बल्कि ये करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इसके अलावा यूएस हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब चीज़ों के अंदर वो आपसे पूछ सकता है। अगर आप में से किसी ने 2021 का एग्ज़ाम दिया हो या वो पेपर आपने एटलीस्ट देखे ही होंगे, तो उस वक्त एग्जामिनर के जहन में एक चीज़ थी, दैट वाज इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन को उसने ऐसा पकड़ा कि उसने ऐसे से लेकर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, यूएस हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस और बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे जिनके अंदर इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते थे, उसने हर किसी के अंदर इंडो पैसिफिक को डाला हुआ था। इसका मतलब उसके जहन में ये चीज़ फंसी थी तो उसने हर पेपर के अंदर फंसा दी। लेकिन इस वक्त जो करंट टॉपिक्स हैं, उस वक्त वो इशू चल रहा था अफ़गान का। उस वक्त जो तालिबान थे उनके साथ कुछ मुज़ाकरात की बातें हो रही थी और इस तरीके से, तो वो इंडो पैसिफिक उस वक्त जो है वो हॉट टॉपिक था एग्जामिनर के लिए। इस वक्त जो हम करंट टॉपिक्स देखें पाकिस्तान के, तो वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में भी आपने तैयार किए हों, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किए या जिनके जहन में ये टॉपिक्स नहीं है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को आपने किसी सूरत भी मिस नहीं करना। और बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए आप ये ना समझें कि सिर्फ ऐसे के लिए या करंट अफेयर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हैं। जो भी हॉट टॉपिक होगा वो आपसे हर पेपर में पूछ लेगा किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से। इसलिए आपने टॉपिक तैयार करने हैं और करना ये है कि उसके काज क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसका वे आउट क्या है। इस तरीके से जब आप टॉपिक को तैयार करेंगे तो फिर अगर जिस एंगल से आपने तैयार किया हुआ है उस एंगल से नहीं भी पूछता, किसी और एंगल से पूछेगा, तो कम से कम वो आपको पता होगा, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। चाहे वो जिस मर्जी एंगल से पूछे, आपके पास जहन में जब डाटा है, आपके जहन में जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने की हुई है, सब चीज़ें आपने की हुई हैं, तो फिर वो जिस मर्जी एंगल से पूछे, इन दैट केस उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्कस करते हैं जो करंट टॉपिक्स हैं सी एस एस 2023 के लिए। ये पार्ट वन है। इस वीडियो के बाद मैं पार्ट टू भी बनाऊंगा। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें इस वक्त जो पहला टॉपिक है जो हिट लिस्ट पे है, दैट इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान एक बड़े सीरियस और सवेयर किस्म की इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर फंसा हुआ है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पैसे नहीं हैं। जो आईएमएफ ने कंडीशंस रखी हुई हैं वो बड़ी सख्त हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आप देख लें, इन्फ्लेशन रेट किधर पहुंचा हुआ है, इंटरेस्ट रेट हाई है, सब चीज़ें हैं। ऊपर से जो है वो बाकी सैलाब वगैरह तो ये चलें, सैलाब का तो अलग है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा डीप हो चुका है। इसके ऊपर वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि इसके काजेज़ क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके वे आउट क्या है। हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे बाहर आ सकते हैं और क्या वो वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए, जिसको फॉलो करके हम अपने मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सी एस एस 2023। अब देखें, हर साल वो इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन इस वक्त इकोनॉमी का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। और पाकिस्तान को सबसे जो इस वक्त डीप या आप कह लें कि क्रिटिकल इशू पाकिस्तान फेस कर रहा है, दैट इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक क्राइसिस को आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। आपने इसका जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट से लेके ट्रेड डेफिसिट है, रेमिटेंसेस कितनी आती हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियल डाउनफॉल है, हमारा एग्रीकल्चर बैठा है, मतलब जो जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं या इस टॉपिक के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आपने कवर करनी है। फिर जाकर आप ये टॉपिक कवर कर पाएंगे। और अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और अगर आप मेरे से पर्सनल असिस्टेंट्स चाहते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अकेले अकेले किसी भी अगर बंदे को हेल्प आउट चाहिए तो ईमेल आप मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड टॉपिक इज़ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। इस वक्त आप देखें
अगेन पाकिस्तान 2018 के अंदर जो कि 2013 के अंदर जो एक एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा था, और ये एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ी वजह बनता है उन ममालिक के अंदर जिनकी इकॉनमी बैठी हुई होती है। इस वक्त आप देखें अगर, तो हमारा एनर्जी क्राइसिस इज़ वन ऑफ द मेजर काजेज़ जो कि हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस के काजेज़ हैं। मतलब एक ऐसी वजह है, बैकबोन है हमारी इकॉनमी का ये एनर्जी सेक्टर, जो अगर सेट है, हमें सस्ती बिजली मिलेगी तो हमारी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे प्रोडक्ट्स की कम बनेगी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब कम बनी, लोकल मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स बिकेंगी वो सस्ती बिकेंगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। फिर उसके बाद जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, बाकी हैं, उनके बराबर हमारी जो प्रोडक्ट्स की प्राइस है वो आएगी या उनसे सस्ती होगी, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और जो ट्रेड डेफिसिट है कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। मतलब ये डायरेक्टली लिंक्ड है, दिस टॉपिक इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। तो आप जब इकोनॉमिक क्राइसिस को तैयार करेंगे तो ये एनर्जी क्राइसिस का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है उसके साथ, तो फिर आपने इसको मस्ट तैयार करना उसके साथ। अब इसके काजेज क्या हैं एनर्जी क्राइसिस के, ये आप अब देख लें कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स नहीं है, पाकिस्तान का जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑयल एंड गैस के ऊपर इन्होंने डिपेंडेंट कर दिया। हमारे जो सियासतदान हैं या गवर्नमेंट है जो भी आती है, उनकी कोशिश होती है कि वो शॉर्ट टर्म प्लान करें जिससे उनको पॉलिटिकल जो फ़ायदे हैं वो हों, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, डैम्स की तरफ नहीं जाते। इस वक्त भी आप देख लें कि पाकिस्तान का जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि तकरीबन $30 बिलियन का हमें लॉस हुआ इस फ्लड से। और ये फ्लड्स क्यों आए? क्योंकि डैम्स नहीं हैं, इस पानी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रिजर्वायर्स नहीं हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मिन्नतें कर रहे हैं, सिर्फ 1.1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स हमें आईएमएफ ने दिए हैं, और ऐसी ऐसी बातें मनवाई कि जिसकी वजह से बिजली इतनी महंगी करो, टैक्स टू जीडीपी इतना बढ़ाओ, ये करो वो करो। मतलब इस वक्त हम बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं आईएमएफ के हाथों। एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो कितना बढ़ चुका है, और इसके काजेज़ क्या हैं, क्यों ये एनर्जी सेक्टर, जब हम बिल भी दे रहे हैं, वापडा हमसे बिल भी लेती है कि इलेक्ट्रिक बिल लेती है, बिजली जितनी देते हैं उतने पैसे ले रहे हैं, तो फिर ये डेट क्यों जनरेट हो रहा है? ये सारी चीज़ें बड़ी डीप हैं, ये आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। और फिर इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है दैट इज़ फ्लड्स या नेचुरल डिज़ास्टर्स जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। इसी के अंदर जब नेचुरल डिज़ास्टर्स की आप बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज इसी में आएगा। ये फ्लड्स वाला जो टॉपिक है ये बड़ा हॉट है, वो आपसे पूछ सकता है इसमें कि आप पाकिस्तान के अंदर डैम्स के ऊपर सवाल पूछ सकता है कि डैम्स क्यों नहीं बने, या पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स क्यों आते हैं, ये इतना लॉस क्यों होता है जब हमारे हाँ हर साल फ्लड्स आते हैं, मानसून आता है, तो इस मौसम के अंदर हम हर साल फ्लड्स फेस करते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा भाई, ये हम क्यों नहीं करते? और फिर बाकी मुल्कों से बाहर जाकर हम हेल्प मांगते हैं, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि पैसे हम गलत जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो गलत हैं। तो पहले जो हर साल हमारा, अब आप देखें कि जो मैंने पहले बात की, $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास गए, मिन्नतें की, उन्होंने हर अपनी वो शर्त मनवाई जो हम नहीं मानने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने तैयार कर लिया हमें। लेकिन दूसरी तरफ $1 बिलियन के लिए इतना कुछ किया और दूसरी तरफ $30 बिलियन का नुकसान हुआ, तो आप इस $30 बिलियन को क्यों नहीं सेव करते ताकि आपको आईएमएफ के पास ना जाना पड़े? ये बहुत बड़ा मसला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को आपने देखना है। नंबर 4, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान बार बार एक बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ इंटरलिंक्ड विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। ना सिर्फ पाकिस्तान, किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंटरलिंक्ड होती हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, इसके ऊपर आपसे वो सवाल पूछ सकता है, हाउ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ आर इंटरलिंक्ड। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है, और वो आपसे किसी भी पेपर में आपसे पूछेगा, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स या बाकी किसी भी पेपर के अंदर। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। नंबर 5, फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी इस वक्त बड़ी जो है वो हॉट टॉपिक होगा, ना सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बल्कि बाकी पेपरों के अंदर भी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इवन आपसे लाजमी वो सवाल पूछेगा एसए के पेपर के अंदर। अब इसके अंदर वो आपसे यूएस पाकिस्तान रिलेशंस पूछ सकता है, रशिया के ऊपर सवाल कर सकता है, चाइना के ऊपर कर सकता है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, कश्मीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सवाल करेगा। या इसके बाद एक और जो पूछ सकेगा
कि पाकिस्तान और रशिया रिलेशन, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की, अगर आप इसका लिंक जोड़ें इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान से तो तब भी जुड़ जाएगा। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान और रशिया का जो रिलेशन है, अगर ये डेवलप होता अकॉर्डिंग टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो वो उनके मुताबिक कि हम इतने डीप रिलेशंस करने जा रहे थे कि पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस था वो ख़त्म हो सकता था। या पाकिस्तान इस वक्त जो इतना महंगा पेट्रोल ले रहा है, ऑयल और डीजल और गैस ले रहा है बाकी दुनिया से, तो वो हम कंसेशनल ऑयल एंड गैस ले सकते थे। और इसके साथ ना सिर्फ ये, बल्कि वीट वगैरह भी हमें कंसेशनल मिल सकती थी, लेकिन वो तब हो सकती रशिया से अगर उनके साथ हमारे रिलेशंस होते। लेकिन ये नहीं हो सका। हुकूमत चली गई, उसके बाद वो सारा प्रोसेस जो है वो डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। फिर हमारी जो पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत थी वो अपने मसलों में उलझी रही। तो अब ये रशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान इस सिनेरियो के अंदर, कि हमें वो कंसेशनल ऑयल दे सकता है, तो हम $1 बिलियन जो एक्स्ट्रा पे करेंगे ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, तो वो आईएमएफ से हमें मांगने की ज़रूरत नहीं थी। वो हम अगर वही ऑयल जो है वो हम रशिया से लेते तो वो हमारे पैसे बच जाते, हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक अल्टरनेट है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपने समझना है कि कैसे ये चीज़ें लिंक्ड हैं। रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। अफ़गान इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो मतलब उस तरीके से स्टेबल नहीं है, लोगों के अंदर ह्यूमैनिटेरियन वहाँ क्राइसिस है। और फिर अमेरिका उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा एक हुकूमत के तौर पर। तालिबान की जो हुकूमत है, एक ऐसी हुकूमत जो कि मुल्क को रन करे, और बाकी सारे वो जो जिस तरह के नेशन स्टेट सिस्टम है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर मुल्क की हुकूमत जो है वो दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करेगी और आपस में रिलेशन। अब अमेरिका उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, तो किसी में भी हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान बार-बार इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जाके बात करता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आप इनको रिकॉग्नाइज़ करें ताकि स्टेबिलिटी आए, अमन आए, सारा कुछ हो, लेकिन कोई नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान बातें तो कर रहा है लेकिन रिकॉग्नाइज़ करने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका नहीं कर रहा। दूसरी तरफ चाइना, ये सारे बातें करते हैं लेकिन रिकॉग्निशन की तरफ कोई भी नहीं जा रहा। ये आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे आपने करने हैं। डीप इनका एनालिसिस करेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। और अगर आपका कोई टॉपिक मिसिंग था तो वो आप उसको लाजमी तैयार करें। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका, जो बाकी टॉपिक्स रह गए मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अगर आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे ईमेल और व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।